हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। ये है लर्नर यूट्यूब चैनल और मैं हूँ विक्रम रॉय। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसका ये है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम कूलम्बिक फोर्स के नाम पे भी जानते हैं। लेक्चर नंबर 1 पे हम पढ़े थे कि चार्ज क्या है, चार्ज कैसे बनता है, कितना तरह का चार्ज होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, लाइक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह। तो उस लेक्चर का जो लास्ट पॉइंट था कि हमारे पास दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर दो सेम चार्ज है, लाइक दो पॉजिटिव चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज अगर पास पास आ जाए तो उसके बीच रिपल्शन काम करता है, रिपल्शन काम करता है। और अगर ऑपोजिट चार्ज अगर करीब आ जाए तो उसके बीच काम करता है अट्रैक्शन। और रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों ये काइंड ऑफ फोर्स है। तो ये जो फोर्स, इस दो चार्ज के बीच का जो फोर्स एक्ट हो रहा है, उसको लेके ही ये सेकेंड वाला लेक्चर है कि ये फोर्स क्या है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका क्या क्या मामला है, वो सब हम इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है। तो ये चार्ज को लेकर काम किया है एक फ्रेंच साइंटिस्ट जो है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, जिसको हम कूलम के नाम पे ही ज़्यादा पहचानते हैं। उसने चार्ज को डिस्कवर किया और उसके बाद एक स्टैटिक चार्ज के लिए कितना कुछ होता है उसके सराउंडिंग में, लाइक उसका फोर्स, उसका फील्ड, वो सब लेके बहुत एक ब्रीफ सा काम किया है कूलम ने। तो उसीलिए ही जो चार्ज होता है, चार्ज, उसका जो यूनिट, ऐसा यूनिट है वो है कूलम, तो साइंटिस्ट के नाम पे ही कूलम। और जो सीजीएस यूनिट है वो है ESU। ओके, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। अच्छा, कूलम को और एक नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं EMU, जो यूनिट है EMU भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। ओके, तो चार्ज का जो यूनिट है SI वे वो है कूलम और सीजीएस में हुआ ESU। ओके, तो अब आओ उस जो चार्ज के बीच का जो फोर्स है उसमें, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड फॉर्मूला है। एक्चुअली फिजिक्स में लगभग क्या मैक्स टू मैक्स हर फॉर्मूला के पीछे ही कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट है। हर एक फॉर्मूला कुछ एक्सपेरिमेंट के जरिए बनता है। तो यह तो चार्ज लिया गया है, जो पॉजिटिव हो सकता है, जो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो हम रफली दो चार्ज ले लेते हैं, एक Q1 और एक Q2, जिसका बीच का डिस्टेंस है R। मतलब Q1 और Q2 जो चार्ज है वो R डिस्टेंस में प्लेस्ड है, तो उसका बीच में कुछ फोर्स काम करेगा। वो डिपेंड करता है वो जो चार्ज किस तरह का है। अगर सेम चार्ज है तो अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, और अपोजिट चार्ज है तो एट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये फोर्स होता है, उस फोर्स कुछ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक अगर हम ये चार्ज का जो अमाउंट है उसको इंक्रीज कर देते हैं, लाइक Q1 और Q2 का अगर अमाउंट इंक्रीज हो जाए, तब इसका बीच का जो फोर्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये जो चार्ज है इसका अमाउंट अगर डिक्रीज हो जाए, तब ये फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस दो चार्ज के बीच का जो फोर्स काम कर रहा है वो इस चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के साथ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, और एक क्या है, अगर इस कोई एक चार्ज को अगर थोड़ा सा दूर ले जाए तब क्या होगा, फोर्स घट जाएगा, और थोड़ा सा पास ले आए तब फोर्स बढ़ जाएगा। किस तरह से बढ़ जाएगा, इसका बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ इन्वर्सली ये चेंज होगा। मतलब क्या है, अगर डिस्टेंस 2 मीटर है तो फोर्स 1/2 के स्क्वायर के साथ चेंज होगा। अगर डिस्टेंस 3 मीटर है तो 1/3 के स्क्वायर के साथ चेंज होगा। अगर डिस्टेंस r मीटर है तो होगा 1/r के स्क्वायर प्रोपोर्शनल। तो वैसे हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। तो दो चार्ज के बीच, दो Q1 और Q2 अगर r डिस्टेंस में प्लेस्ड हो जाए तो तब उसका बीच का जो फोर्स वो ये दो पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब इस दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन में इक्वल टू साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, और यह है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम यहाँ एक कांस्टेंट लाएंगे जो है K प्राइम इक्वल टू Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर। यही है तुम्हारा कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो K है ये है कांस्टेंट। तो अब ये K प्राइम क्या है, K प्राइम एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू डिपेंड करता है कि ये दो चार्ज कौन सा मीडियम में है। ये जो दो चार्ज है, ये कौन सा वाला मीडियम में है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा। ओके, इसको लिखते हैं ऐसे कि 1/4 पाई इप्सिलॉन r। इसके प्राइम को ऐसे लिखते हैं। तो अब ये इप्सिलॉन r क्या है, इप्सिलॉन r इसको कहते हैं परमिटिविटी। मतलब परमिटिविटी जो है द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रख दूं तो उस ऑब्जेक्ट का उस इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन करने का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्व करने का और गेन करने का जो एबिलिटी है वही है परमिटिविटी। मतलब क्या है, जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन करेगा उसका परमिटिविटी ज़्यादा होगा, और जो कम गेन करेगा उसका परमिटिविटी कम होगा एज यूजुअल। परमिटिविटी को हम लिखते हैं इप्सिलॉन r से। ओके, और इप्सिलॉन नॉट एक टर्म है जिसको हम कहते हैं फ्री स्पेस परमिएबिलिटी। फ्री स्पेस परमिटिविटी मतलब वैक्यूम का परमिटिविटी। जो वैक्यूम मतलब जहाँ कुछ नहीं रहता, वो जो वैक्यूम है, वैक्यूम का परमिटिविटी को हम इप्सिलॉन नॉट से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सबसे कम वाला परमिटिविटी इस वैक्यूम का ही होता है, और दूसरा वाला जो टर्म होता है उसका वैल्यू ऑब्वियसली इस वैक्यूम से ज़्यादा होगा। उसीलिए और कोई मीडियम को हम एक कांस्टेंट टर्म के साथ फ्री मीडियम यानी कि वैक्यूम से रिलेट करते हैं कि वो जो मीडियम है उसका परमिटिविटी वैक्यूम के कितना टाइम्स मल्टीपल है। ओके, कितना गुना ज़्यादा परमिटिविटी शो कर रहा है। ओके, तो अगर ये जो दो चार्ज Q1 और Q2 को अगर हम वैक्यूम में रख देते हैं
तब ये के प्राइम का वैल्यू आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है कि ये जो इप्सिलॉन आर है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो हम यहाँ पहले इप्सिलॉन आर लिख रहे हैं, उसके बाद लिख रहा है 4 पाई के इप्सिलॉन नॉट, और फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए सिर्फ इप्सिलॉन होता है, तो वैक्यूम के लिए एक्चुअली के इक्वल टू 1 हो जाएगा। तब हम लिख सकेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या है, मतलब फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए के का वैल्यू होगा 1, और फॉर्मूला में वह डायरेक्टली इप्सिलॉन नॉट बैठ जाएगा। ये जो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट है, इसका एसआई यूनिट में वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम (2). ये कैसे आया, ये आया ऐसे कि हमारा जो फोर्स का वैल्यू है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो अगर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का हमारा वैल्यू निकालना पड़े तो क्या करूँगा, F क्रॉस r²/Q1 Q2। अब इसका वैल्यू है 9 × 10⁹। अब यूनिट को कैसे लिखेंगे, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, लिख दिए। डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, जिसका स्क्वायर है तो हम लिख दिए मीटर स्क्वायर, और चार्ज का यूनिट है कूलम। 2 चार्ज है, कूलम स्क्वायर होगा, मतलब ऊपर आएगा तो कूलम (-2). तो ऐसे निकल गया यूनिट। तो एसआई में इसका वैल्यू है 9 × 10⁹, और सीजीएस में इसका वैल्यू है 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ESU⁻²। ओके, आई होप समझ गए हो तुम क्या हो रहा है। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट जो एक्चुअली वैक्यूम में है, वैक्यूम के लिए ये के प्राइम का वैल्यू है 9 × 10⁹। अगर यह कुछ मीडियम यूज हो तब क्या हो जाएगा, तब के प्राइम हो जाएगा 1/4 पाई के इप्सिलॉन नॉट। तब के का कुछ एक वैल्यू तुमको लिखना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन होगा कि वो जो मीडियम है वो फ्री मीडियम से कितना टाइम्स परमिटिविटी शो कर रहा है, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स। ओके, एकमात्र जो वैक्यूम और फ्री स्पेस है वहाँ ही कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होता है, पूरा का पूरा एनर्जी चार्ज के अंदर ही रहता है, चार्ज टू चार्ज फोर्स एक्ट करता है। और अगर बीच में कोई मीडियम इंसर्ट कर दिया जाए तो उस मीडियम के थ्रू कुछ इलेक्ट्रिकल फोर्स डिस्ट्रॉय होता है, डैम्ड होता है, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रिकल फोर्स घट जाता है। ये तुम कैसे समझ सकोगे, देखो अगर तुम फ्री मीडियम के लिए, अगर फ्री मीडियम या वैक्यूम के लिए अगर तुम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², और कोई मीडियम के लिए अगर फोर्स निकालो क्या होगा, इप्सिलॉन r Q1 Q2/r², जिसको हम बाद में ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इप्सिलॉन r इक्वल टू हम जानते हैं कि k टाइम्स इप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे k टाइम्स इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अगर हम इस k को बाहर ले आए लाइक ऐसे 1/k, और ब्रैकेट के अंदर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², जो एक्चुअली वैक्यूम वाला जो टर्म है उसको ही सिग्निफाई कर रहा है, उससे हम क्या लिख सकते हैं, F मीडियम इज इक्वल्स टू 1/k टाइम्स F वैक्यूम। मतलब क्या हो रहा है, देखो मतलब हो रहा है कि वैक्यूम में जितना फोर्स फील हो पाएगा, दो चार्ज के बीच में वैक्यूम में जितना फोर्स फील होगा, अगर कोई मीडियम इंसर्ट कर दे तो उस मीडियम में उस वैक्यूम के डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उतना टाइम्स फोर्स या वह फील होगा। मतलब अगर वैक्यूम में फोर्स 10 न्यूटन है और के का वैल्यू 2 है, तब मीडियम में फोर्स होगा
10/2 यानी कि 5 न्यूटन घट जा रहा है। एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि जब ये चार्ज है Q1 और एक Q2, इसका बीच में कुछ नहीं है, तब क्या हो रहा है, डायरेक्ट ये चार्ज इस चार्ज को फोर्स दे रहा है, वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो जो भी हो, फोर्स दे रहा है। अब अगर इसका बीच में कोई मीडियम आ जाए तो वो मीडियम के लिए कुछ फोर्स डैम्प्ड हो रहा है, उस फोर्स को उस मीडियम के थ्रू जाना पड़ रहा है, उसके लिए कुछ फोर्स डैम्प्ड हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब ये है। तो जिस मीडियम का परमिटिविटी ज़्यादा होगा उस मीडियम के लिए दो चार्ज के बीच का फोर्स भी घट जाएगा, क्योंकि परमिटिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, वो जो मीडियम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एब्जॉर्व कर ले रहा है, जिससे दो चार्ज के बीच का जो एक्चुअल फोर्स है वो घट जा रहा है। ये था परमिटिविटी, ठीक है। और कूलम का जो एक्चुअल फार्मूला आया वो था F = 1/4 K इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अगर K = 1 हो जाए फॉर द वैक्यूम, देन F हो जाएगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर। दैट्स द कूलम्स लॉ। अब कूलम का जो ये फॉर्मूला आया जिससे हम फोर्स निकाले, तो ये फोर्स होता क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके अंदर एक मैग्नीट्यूड है और ऑल्सो एक डायरेक्शन है। जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है वो इस फॉर्मूले से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और डायरेक्शन का क्या मामला है, अगर प्लस प्लस चार्ज हो तब जो डायरेक्शन होगा, अगर प्लस माइनस चार्ज हो तब डायरेक्शन उसका ऑपोजिट होगा। तो ये है डायरेक्शन। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है उसको अब हम जानेंगे। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का क्या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा, तो उसके लिए पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं XY कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ कि यह एक XY कोऑर्डिनेट है, ये Y, ये X, ये हमारा ओरिजिन। यह एक चार्ज है जो है Q1 और यह एक चार्ज है जो है Q2। और ये जो Q1 वाला जो चार्ज है वो ओरिजिन से 0,0 पॉइंट से R1 डिस्टेंस में है और जो Q2 चार्ज है वो है R2 डिस्टेंस में, ठीक है ना। और ये जो Q1 और Q2 जो चार्ज है इसका बीच का एक डिस्टेंस है, इसको अगर Q1 से हम Q2 जाए तब कहेंगे R12, ऑब्वियसली ये सब वेक्टर है, ओके। और अगर Q2 से Q1 आए तब कहेंगे R21। देखो हम जो इलेक्ट्रोस्टैट का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वहीं पे भी बोल दिए है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैट्स है इसको समझने के लिए क्लास 11 का वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ओके। अगर तुम्हारा वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आई टैब पे वेक्टर का प्लेलिस्ट है, जाके उसका वीडियो देख के आओ। और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, वेक्टर ट्रायंगल लॉ बोलो, इसके बाद कुछ देर बाद वेक्टर का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी काम आएगा, वेक्टर कैसे लिखते हैं वो भी काम आएगा। तो अगर तुम्हारा वेक्टर में कोई डाउट है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, प्लेलिस्ट में जाओ, वेक्टर का जो लेक्चर सीरीज़ है 10-20 लेक्चर है उसको देख के फिर आओ। तब क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा बनेगा कि हाँ जो वेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है वो तुमको समझ आएगा कि हाँ वेक्टर का ये कॉन्सेप्ट यहाँ काम आ रहा है। तो यह वेक्टर का एक ट्रायंगल लॉ का कॉन्सेप्ट काम आएगा। अगर तुम ये पॉइंट P और ये Q है, अगर तुम O से P के डायरेक्शन में जाओ और P से Q के डायरेक्शन में P से Q के डायरेक्शन में रिप्लेस करो, तब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला। तो ये R1 और ये R2, इसका रिजल्टेंट हो रहा है R2।
अब अगर इसी तरीके से तुम O से Q के डायरेक्शन में जाओ जो है R2, और उसके बाद R21 होकर पीक पे आओ, तब इसका रिजल्टेंट होगा R1। मतलब क्या है, अगर तुम इस O से Q होकर P पे जाओ तब रिजल्टेंट हो रहा है R1। अब अगर O से P होकर Q में जाओ तब हो रहा है R2। मतलब ये जो टोटल जो डायग्राम है ये वेक्टरिकली परफेक्ट है, वेक्टरिकली करेक्ट है, ठीक है ना। तो Q1 से Q2 का डायरेक्शन फ्रॉम दिस डायग्राम distance between Q1 and Q2 is R12। डायरेक्शन मेंशन है Q1 से Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड Q1 इज R21। वेक्टरिकली ये दो डायरेक्शन है। अब वेक्टरिकली अगर डायरेक्शन है तब हम कह सकते हैं कि R21 जो वेक्टर है वो माइनस ऑफ R12 है ना, क्योंकि R21 जा रहा है, R12 जा रहा है इस तरफ और R21 जा रहा है इस तरफ, तो हम कह सकते हैं वो जो दो डायरेक्शन है इक्वल एंड ऑपोजिट है। इक्वल क्यों कह रहा हूँ, देखो इसका जो डिस्टेंस है, जो स्केलर वैल्यू है यानी कि लेंथ, वो तो सेम ही है ना। अगर तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मेज़र करो, जो डिस्टेंस आएगा जितना भी आएगा, इस तरफ से इस तरफ आओगे तब भी सेम ही डिस्टेंस आएगा। मतलब क्या है, R12 का अगर हम मॉड ले लेते, मैग्नीट्यूड वैल्यू ले लेते हैं, वो सेम आएगा जो R के इक्विवेलेंट होगा, ओके। और अगर डिस्टेंस और अगर डायरेक्शन लेते हैं तब R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 बनेगा, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं कि फोर्स ऑन Q1 चार्ज बाय Q2 चार्ज कितना होता है। मतलब क्या, फोर्स ऑन Q1 चार्ज बाय Q2 चार्ज, मतलब क्या, Q1 चार्ज के ऊपर Q2 चार्ज का फोर्स हम लिखेंगे कैसे, F12। Q1 चार्ज के ऊपर Q2 का फोर्स होगा F12, ओके। अब F12 हो गया, Q1 चार्ज के ऊपर Q2 चार्ज का फोर्स, मतलब क्या, Q2 चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। अगर मान लो कि ये सेम चार्ज है, लेट एज्यूम द चार्ज आर सेम, ओके, ये एज्यूम कर लो, लेट एज्यूम चार्जेस आर सेम इन नेचर। सेम इन नेचर मतलब क्या है, दो चार्ज सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है और नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ठीक है। जस्ट ये तुम्हारा जो कैलकुलेशन है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, और कुछ नहीं। अगर तुम पॉजिटिव नेगेटिव लोगे तो भी सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब अगर Q1 चार्ज के ऊपर Q2 चार्ज का फोर्स है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, R21 के डायरेक्शन में होगा। ये इस तरफ से फोर्स देगा इस चार्ज के ऊपर, R21 के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, क्या आ रहा है, 21 डायरेक्शन में आ रहा था, 21 का मॉड यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये डिस्टेंस है, जस्ट सिंपल डिस्टेंस है, स्केलर वैल्यू, इसका स्क्वायर एंड R21 का कैप, फोर्स R21 डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो हम वेक्टर को कैसे लिखते हैं। अच्छा, यहाँ एक वेक्टर साइन आएगा क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, अब ए वेक्टर, इसको लिखते हैं कैसे, मॉड ए एंड ए कैप। मॉड ए इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू है और ए कैप इसका डायरेक्शन है ना। तो वैसे ही अगर
हम r को ऐसे लिखे r21 वेक्टर, तो उसको कैसे लिखेंगे, r21 का मॉड एंड r21 कैप। देन r21 को हम ऐसे लिख सकते हैं r21 का वेक्टर बाई r21 का मॉड, है ना। तो इस r21 के जगह पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, q1 q2 बाई r21 का स्क्वायर, और यह आएगा r21 का वेक्टर बाई r21 का फिर से मॉड। तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, r1/4πε0 q1 q2 बाई r21 का क्यूब r21 का वेक्टर। ये हो गया फोर्स ऑन q1 चार्ज बाई q2 चार्ज। यह गौर करने वाला बात क्या है कि अगर हम यूनिट वेक्टर, ये कैप वाला जो होता है इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर अगर यूज करें तब स्क्वायर वाला टर्म होगा, और अगर वेक्टर यूज करें तो होगा क्यूब। ये ध्यान देने वाली बात है। ओके, आई बात समझ। अब फोर्स ऑन, सिमिलरली अगर देखो Q2 चार्ज के ऊपर अगर Q1 चार्ज के ऊपर अगर Q2 चार्ज फोर्स अप्लाई करे तो Q2 चार्ज के ऊपर भी Q1 चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन Q2 चार्ज बाई Q1 चार्ज। ओके, फोर्स ऑन Q2 चार्ज बाई Q1 चार्ज कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन Q2, तो इसको लिखे 2-1। तो डायग्राम में चलो फिर से, फोर्स ऑन Q2 चार्ज बाई Q1 चार्ज, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन होगा फोर्स ऑन Q2 चार्ज बाई Q1, तो डायरेक्शन ऐसा होगा, R12 डायरेक्शन में होगा, है ना, R12 डायरेक्शन में होगा। ये चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, R12। तो अगर इसको हम लिखे तो क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर एंड R12 का कैप। और वेक्टर अगर लिखना चाहो तो उसको कर देना पड़ेगा R12 का क्यूब, R12 का वेक्टर। ये हो गया तुम्हारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो अब एक पॉपुलर क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में आता है, इज द कूलम्बिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सैटिस्फाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उस मोशन का बात किया जा रहा है यहाँ, कि कूलम्बिक जो फोर्स है वो क्या न्यूटन्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, इसका जो एकदम डिजाइंड आंसर होगा, इसका एक्चुअली रिमार्केशन है 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए जो आंसर होगा वह तुमको ये डेरिवेशन करके आना पड़ेगा। वह ये जो डायग्राम है, डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद ये जो Q1 चार्ज के लिए, Q1 चार्ज के ऊपर Q2 चार्ज के लिए फोर्स जो आ रहा है F12, और जो Q2 चार्ज के लिए Q1 के ऊपर फोर्स जो आ रहा है F21, इसको पहले डिराइव करना पड़ेगा वहाँ, क्योंकि 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है लिखना पड़ेगा ठीक से। ओके, तो मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, फ्रॉम 1 and 2। F12 क्या आ रहा है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R21 का क्यूब और R21 वेक्टर, एंड F21 आ रहा है कि F21 आ रहा है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 का क्यूब R12 का वेक्टर। ये मैंने उस पिछले वाले टॉपिक से लिखा, बट
अगर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन करना है तुमको 3 मार्क्स के लिए, वो जो डेरिवेशन है दो, ये सेकंड वाला और ये फर्स्ट वाला, इसको पहले करना पड़ेगा वहाँ आंसर में। ओके, तो अब एफ जो 2 1 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का क्यूब नेगेटिव R21 वेक्टर, क्योंकि हम जानते हैं कुछ देर पहले लिखा भी था R21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12। ओके, सॉरी, R12 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21। ओके, तो इस तरीके से अगर हम और एक चीज़ है कि R12 का मॉड इज इक्वल टू R21 का मॉड इक्वल होता है, और इसको हम R से भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो टर्म है इसको हम थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 Q2 इसको डायरेक्ट R³ लिख सकते हैं और R21 का वेक्टर। ओके, और ये जो आ रहा है इसको, ये जो माइनस है, माइनस को अगर सामने ले आए और 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और इसको R का क्यूब लिख दे और यहाँ R21 का वेक्टर लिखे, तब देखो ये जो पूरा का पूरा टर्म आ रहा है वो इक्विवेलेंट टू F12 हो रहा है। ध्यान देके देखो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यूब और यहाँ R21 वेक्टर, यहाँ भी वही आ रहा है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यूब R21 वेक्टर। तो हम इसके जगह पे F12 बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, और इधर तो F21 था ही, F21 इक्वल टू माइनस ऑफ F12। ये क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ, न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे क्या प्रूव होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो न्यूटन्स लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। ये एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आता है बोर्ड्स में। ओके, तो ये था आज का लेक्चर हमारा। इसमें हम क्या क्या पढ़े? इसमें हम कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पढ़े, जिसमें दो चार्ज के बीच का जो कि अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उससे एक फार्मूला हमको मिला, F इक्वल टू 1/4 पाई K इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ये ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिससे हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² R कैप अगर वेक्टर से लिखना चाहे तो वो क्यूब हो जाएगा, Q1 Q2 बाई R³ R वेक्टर। ये है टोटल जो चार्ज का लिए जो फोर्स जनरेट हो रहा है, फोर्स का पूरा मामला ये है। कूलम का कूलम्बिक जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है उसका ये हुआ मैग्नीट्यूड, और ये टोटल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अगर ये लेक्चर सीरीज़ आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा, तो चैनल को देखते रहो। और इलेक्ट्रोस्टैट का जो पूरा लेक्चर सीरीज है उसको कवर अप करो। आई विल गारंटीड अबाउट दैट कि उसके बाद तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट के ऊपर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और हर एक प्रॉब्लम तुम बहुत ही आसानी से सॉल्व करने पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर पढ़ेंगे कि ये जो चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए जो पॉइंट चार्जेस है और जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज भी है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, उसका वैल्यू क्या है, उसका इक्वेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई एक चार्ज के लिए या चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए कोई एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है। ओके, ये सब हम जो थर्ड वाला जो लेक्चर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे।